तो आज आर्टिकल डिस्कशन करते हैं 7 अगस्त वाला। 7 अगस्त पहला था द हिंदू में। यूपी का जो एंटी कन्वर्सन लॉ है ना, उसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं। तो उसी के बारे में इसमें बात किया गया। उसको ब्रॉडेन कर दिया गया है, पेनाल्टीज वगैरह बढ़ा दी गई है, बेल कंडीशंस को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। तो क्या इसमें अमेंडमेंट जो किया गया उसका पर्पस क्या है? तो सबसे पहली बात तो 2021 में ये जो आया था लॉ, उसमें ये अमेंडमेंट इन्होंने किया। और इनका अमेंडमेंट करने का मेन मतलब मोटो ये था कि हम जो भी एक्टिविटीज़ हैं उसको ऑर्गेनाइज और वेल प्लान करें, जो कि फॉरेन या एंटी नेशनल एलिमेंट्स द्वारा मतलब उकसाए जाते हैं। उसके साथ साथ जो डेमोग्राफिक चेंज को इन्फ्लुएंस करता है, इन सारे अनलॉफुल एक्टिविटीज़ को भी टारगेट करे, ये मेन उनका था। अमेंडमेंट इन्होंने मेजरली क्या किया, पेनल्टीज बढ़ा दिया। पहले अ, आपका पनिशमेंट 1 से 5 साल था, और 15,000 फाइन था, लेकिन अभी 5 से 10 साल पनिशमेंट कर दिया गया, मतलब प्रिजनरी जेल का। उसके बाद 50,000 फाइन कर दिया गया। SC ST वुमेन या फिर माइनर्स के लिए जो भी कन्वर्सन अगर कराया जाए तो उसमें पेनाल्टी को बढ़ा दिया गया। पहले 5 साल था, तो अब 14 साल कर दिया। फाइन 1 लाख कर दिया गया। ऑफेंस, नया भी ऑफेंस इसमें इंक्लूड किया उन्होंने। फॉरेन या इलीगल फंड्स के माध्यम से अगर अनलॉफुल अमेंडमेंट ये कन्वर्सन कराया जाता है, तो आपका 14 साल तक प्रिजनरी होगा, 10 लाख फाइन होगा। मतलब कुल मिला के इसको स्ट्रिक्ट किया गया। बेल प्रोविजन को भी उन्होंने नॉन कॉग्निजिबल और नॉन वेलेबल कर दिया। तो सबसे पहली बात कि अगर इसको हम लोग कंपेयर करें दूसरे स्टेट से, तो जैसे उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्रा, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, तो इन लोगों के पास भी ऐसा ही है, मतलब सिमिलर लॉज हैं। नोटिफिकेशन रिक्वायरमेंट कुछ होता है, जैसे कि मध्य प्रदेश में आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को प्रायर डिक्लेरेशन देना होगा 60 डे का। हिमाचल प्रदेश में भी ऐसा है। कौन कंप्लेंट फाइन कर सकता है? तो अदर स्टेट का लिमिट होता है कंप्लेंट करने वाले, मतलब जो एक्चुअली में पीड़ित हुए हैं या उसकी जो फैमिली है, वो इमीडिएट फैमिली वहीं कर सकती है। लेकिन यूपी में इन्होंने बोला कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन जो है ना, इसके खिलाफ FIR फाइल कर सकता है। ये सारी चीज, बेल कंडीशंस को इन्होंने स्ट्रिक्ट किया है, जबकि बाकी स्टेट्स ने उतना स्ट्रिक्ट बेल कंडीशन नहीं किया, पेनाल्टीज वगैरह बढ़ाई। खैर वही सारी चीजें इसमें थी। इसका फ्यूचर इम्प्लीकेशंस हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में जाए और सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ फिर बात रखें। नेक्स्ट आर्टिकल द हिंदू में ही था। उन्होंने बोला था कि न्यूट्रिशनल पॉवर्टी जो इंडिया में है ना, उसका प्रेजेंट स्टेटस क्या है। इस आर्टिकल का बेस था हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, जो NSO द्वारा रिलीज की गई है। उनके द्वारा जो भी डाटा दिए गए हैं, फूड नॉन फूड आइटम्स का जो भी कंजम्पशन होता है हाउस होल्ड के द्वारा, पर कैपिटा कितना कैलोरी इंटेक करते हैं, इन सारी चीजों में फाइंडिंग्स क्या है। मेनली तो रूरल और अर्बन लेवल पे जो एक्सपेंडिचर का थ्रेश होल्ड है ना, उसके बारे में बताया गया कि ऑल इंडिया थ्रेश होल्ड जो है आपका, मतलब मंथली पर कैपिटा कंज्यूमर एक्सपेंडिचर में, तो 2,000 रुपये आसपास है। जो कि उसमें से आप देखिएगा तो 75% पैसा जाता है फूड में ही, और उसमें 25% अराउंड जाता है नॉन फूड एक्सपेंडिचर में। अर्बन इंडिया में अगर देखा जाए तो 3,000 मंथली पर कैपिटा जाता है एक्सपेंडिचर, मतलब कंज्यूमर एक्सपेंडिचर होता है। उसमें से 2,000 फूड फूड में जाता है और 1,000 नॉन फूड में जाता है। तो मतलब 66% फूड में और 33% नॉन फूड में। तो इस ये बात हो गई रूरल अर्बन डिवाइड का। अगर हम लोग पुअर और डिप्राइव्ड सेक्शन का प्रोपोर्शन देखें, तो इसके अनुसार जो पुअर है वो 17% है रूरल एरियाज में और 14% अर्बन एरियाज में है। मतलब जो इस थ्रेशोल्ड तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, या फिर एक बेसिक थ्रेशोल्ड से भी नीचे हैं। और अगर हम लोग देखें इसमें कि नॉन फूड एक्सपेंडिचर जो है पुअरेस्ट 10% पॉपुलेशन का, तो वो चीज, मतलब थ्रेशोल्ड पहले 2,300 रुपया हुआ करता था रूरल एरिया में, और मतलब अभी ये इंक्रीज होके इतना हो गया। पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गया। अर्बन एरिया में भी 3,500 हो गए। खैर कुल मिला के बात है कि जो प्रोपोर्शन इंक्रीज हुआ है डिप्राइव्ड पर्सन का, रूरल एरिया में 23% डिप्राइव्ड पीपल बढ़ गए, अर्बन एरिया में 20% आसपास बढ़ गए। कैलोरी इंटेक भी अगर देखा जाए तो पुअरेस्ट पीपल का, तो उसमें 5% रूरल एरिया का, मतलब पुअरेस्ट 5% जो है रूरल एरिया में, उसका एवरेज अगर कैलोरी इंटेक देखा जाए तो 1,500 किलो कैलोरी है। और उसके बाद अगर देखा जाए अर्बन एरिया में, तो उसमें उससे ज़्यादा है।
खैर इसका मतलब सिंपल नहीं, सारी डाटा थी। गवर्नमेंट ने कई वेलफेयर प्रोग्राम्स चलाए हैं इम्प्रूवमेंट करने के लिए, कंडीशंस मतलब जो पुअर की हैं उनके कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए काम कर रहा है। लेकिन डिस्पाइट ऑल दी थिंग्स, न्यूट्रिशनल स्कीम्स में न्यूट्रिशनली इंडिया का एक बड़ा पॉपुलेशन का भाग जो अभी पुअर ही है। नेक्स्ट आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में था, उसने हेल्थ इंश्योरेंस पे जीएसटी पर जो डिबेट हो रही है उसके बारे में बात किया था। और उनका कहना है कि हेल्थ इंश्योरेंस की जो मतलब एफोर्डेबिलिटी है वो डिक्लाइन हो रही है। तो कैसे हो रही है? सबसे पहली बात तो हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे जीएसटी है तो कितना है ये सारे पहले बात कर लेते हैं। जीएसटी हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पे फिक्स है 18%। जीएसटी ने कई इनडायरेक्ट टैक्स को रिप्लेस किया, सर्विस टैक्स, सेस वगैरह जो कि 2017 के पहले लगते थे। पहले जीएसटी में जो था लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 15% हुआ करता था, बेसिक सर्विस टैक्स, स्वच्छ भारत सेस, ये सारी चीज मिला के। अभी जो है ना 15% पहले टैक्स हुआ करता था, अभी इन्होंने जीएसटी में 18% लगा दिया, तो जो कहीं ना कहीं बढ़ गया है प्रीमियम पॉलिसी होल्डर्स के लिए। लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स में देखा जाए तो फाइनेंशियल पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसीज में जो जीएसटी है ना, वो उन्होंने लगभग 21,000 करोड़ का जनरेशन किया है। री इशुएंस अगर आप हेल्थ पॉलिसी का कर रहे हैं तो उसमें भी मतलब री इशुएंस के बाद भी गवर्नमेंट को लगभग 3-3.5 हजार करोड़ का वेल्थ जनरेशन हुआ है। तो अगर ये जो प्रीमियम में राइज हो रहा है जो कि जीएसटी टैक्स के कारण कहीं ना कहीं कपल हो रहा है, इसने इंश्योरेंस को लेस अफोर्डेबल बना दिया है। अब बात है कि इंश्योरेंस मतलब कम होना चाहिए, इंश्योरेंस पे जीएसटी कम होना चाहिए, इसके मतलब ये में क्या, इसके फेवर में क्या आर्गुमेंट्स है? सबसे पहले तो आप इतना कॉस्ट ले रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का जो वो प्रीमियम जो है ना वो बहुत ही सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो गया। कुछ पब्लिक सेक्टर का इंश्योरेंस इंश्योरेंस जो है प्रीमियम 50% तक बढ़ गया है। मेडिकल इन्फ्लेशन भी इंडिया में देखा जा रहा है 15-14% के अराउंड चल रहा है अभी, जो कि एडिशनल कॉस्ट बर्डन कर देते हैं पॉलिसी होल्डर्स के ऊपर। हाई जीएसटी रेट भी देखा जा सकता है क्योंकि मतलब वहीं तो बात ही हो रही है 18% वाला। इंडस्ट्री ग्रोथ में भी रेस्ट्रिक्शन है, जैसे नितिन गडकरी इंडियन मिनिस्टर ने ये कहा था कि जीएसटी जो है प्रीमियम्स पे वो इंडस्ट्री के ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करता है। ये मिनिस्ट्री का अपना डायरेक्ट स्पीकिंग है। रेवेन्यू के डाटा भी बात करें तो इससे गवर्नमेंट को अच्छा खासा अर्निंग हो रहा है। सिग्निफिकेंट क्यों है इंश्योरेंस मार्केट इंडिया के लिए? तो जाहिर सी बात है हेल्थ प्रीमियम जो है उससे मतलब इंश्योरेंस इंडस्ट्री को लगभग 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का वेल्थ जनरेशन हुआ था 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में। और उसमें एलआईसी का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है। 5 स्टेट्स, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, गुजरात, दिल्ली, इन्होंने लगभग 64% टोटल हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम में कंट्रीब्यूशन किया है। तो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन भी लाइफ इंश्योरेंस के सेक्टर में ड्रॉप हुआ है ड्यू टू हाई प्रीमियर रेट्स। उसके साथ साथ नॉन लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में भी पेनिट्रेशन जो है वो लगभग 1% के आसपास ही रहा है। ओवरऑल इंश्योरेंस पेनिट्रेशन अगर देखा जाए तो 4% डिक्रीज हुआ है, मतलब 4% तक हो गया है, पहले 4.2% हुआ करता था। नेक्स्ट आर्टिकल लाइव मिनट्स का था, तो चाइना का क्या न्यू रिफॉर्म एजेंडा है अपने मतलब इंडिया में अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए? तो कुछ मतलब अभी थर्ड प्लेनरी सेशन हुआ था 20th सेंट्रल कमिटी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के द्वारा चाइना के मॉडर्नाइजेशन को लेकर, तो उसमें कुछ आउटकम निकल के आया है। तो वो कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म की बात कर रहा है। उनका कहना है कि हम इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, कल्चर, सोसाइटी, इकोलॉजी पे सेक्टर वाइज ध्यान देंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ उनका चाइना का भी अच्छे रिकवरी में चल रहा है, 5% जीडीपी ग्रोथ रेट चल रहा है। उसके साथ साथ हाई इंड इक्विपमेंट, न्यू एनर्जी व्हीकल्स, फोटोवोल्टिक्स पे उन्होंने कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रीज पे फोकस करना शुरू किया गया और वो अपनी इकोनॉमी को ओपन करना जारी रखेगा, ऐसा ये कहना है चाइना का। उसके साथ साथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट को उन्होंने मतलब काफ़ी मतलब बड़े मात्रा में अट्रैक्ट किया है, फर्स्ट हाफ ऑफ 2024 में ही देखा गया। पीस इनिशिएटिव्स भी को भी प्रमोट करेगा, जैसे ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, उसके बाद आपका ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव, ये सारी चीज़ों पे। एजुकेशन की बात करें, इनोवेशन की बात करें तो इसमें भी चाइना का हमेशा साइंस, टेक, एजुकेशन, टैलेंट डेवलपमेंट में एम्फेसिस रहा है। चाइना वर्ल्ड का लार्जेस्ट एजुकेशन सिस्टम को होल्ड करता है
और न्यू लेबर मार्केट, ये सारे चीज ने 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन के एवरेज रिक्वायरमेंट्स को यहाँ शो किया है। पॉपुलेशन जो है आपका हायर एजुकेशन का, वो चाइना में लगातार बढ़ रहा है, जबकि इंडिया में ये बहुत नैरो हो जाता है आगे जाते जाते। इकोलॉजिकल हार्मोनी में भी बात करता है वो, ह्यूमैनिटी और नेचर में बैलेंस बनाने की बात करता है। तो ये मतलब कुल मिला के अभी चाइना का जो मीटिंग हुआ था उसमें उनके अपने कंट्री में क्या मतलब डेवलपमेंट प्लान्स रखा जाए उसके रिगार्डिंग बातें थी। लेकिन अभी उन्होंने चाइना मतलब बोल रहा है कि इंडिया के साथ कोलैबोरेट कैसे करेगा, ये क्यों करेगा, मतलब कैसे कर रहा है। चाइना और इंडिया जो है कॉपरेशन पार्टनर्स हैं, ये सारी चीजें कंसेंसस पे ये मतलब काम ज्यादा करना चाह रहे हैं, ऐसा इनका कहना है। म्यूचुअल बेनिफिट्स हैं दोनों का, एजुकेशन बाकी सेक्टर में। चाइना इनवाइट कर रहे हैं ज़्यादा नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स को कि वो चाइना में जाके पढ़े। उसके साथ साथ दोनों का शेयर गोल है, ऐसा मतलब कुल मिला के एक नॉर्मल बात ही थी। आगे एक द हिंदू का आर्टिकल था जो कि इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन से रिलेट होता है कि इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ना उसके लिए क्या वे फॉरवर्ड हो। तो इन्होंने कई चीज बात किया है कि इंडिया का प्रेजेंट जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है उस पर फोकस करते हुए चैलेंजेस को क्या फेस कर रहा है इंडिया, इस पे भी फोकस कर रही है, करता हुआ आर्टिकल है। इनका कहना है कि 7% प्लस जीडीपी ग्रोथ रेट इंडिया का किस प्रकार से हो, और वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी जो हमारा है अभी मतलब जो चल रहा है, तो इसको किस प्रकार से एक नई दिशा दी जाए। और उसके साथ साथ सेवरल कंट्रीज जो हैं वो फेल हुए हैं इस स्टेज तक पहुंचने के लिए भी। और उसके साथ साथ 101 मिडिल इनकम इकोनॉमी जो 1960 में हुआ करते थे उसमें से बस 23 ही हैं जिन्होंने हाई इनकम स्टेटस को 2018 तक मतलब अवेल कर पाया है। तो इनका ये कहना है कि उस रेस्पेक्ट में इंडिया किस प्रकार से पोजीशन हेल्ड करता है 2047 में डेवलप्ड कंट्री बनने की जो इनकी एक टारगेट है, उसको किस प्रकार से ये आगे मतलब एक अलग दिशा दे रहे हैं। तो उस पे बारे में बात है, इकोनॉमिक ग्रोथ और किस प्रकार से इम्पोर्टेंट है पॉवर्टी एलिविएशन को लेकर। पहला तो ये बात है। तो सबसे पहली बात इसमें बताया गया कि जो पॉवर्टी है उसको अगर आपको हटाना है तो सबसे इफेक्टिव टूल आपका इकोनॉमिक ग्रोथ है, और उसके लिए आपको लिविंग स्टैंडर्ड्स को बढ़ाना होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो टिल 1991 आपका क्या था ना, पॉवर्टी लेवल इंडिया में अप्रोक्स 50% हुआ करता था, लेकिन लिबरलाइजेशन के बाद पॉवर्टी अभी 20% हो गया, इनका ये डाटा है। इनइक्वलिटी भी इंडिया में एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट करता है, तो इसमें भी इसको भी इस गैप को भरने की जरूरत है। इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ पाथ की क्या चैलेंजेज है? एग्रीकल्चर सेक्टर में देखा जाए तो 46% ऑफ इंडिया का लेवल फोर्स जो है ना एग्रीकल्चर में है, जो कि वो एग्रीकल्चर में जिसमें जो जीडीपी में मात्र 18% का योगदान देती है। क्यों है? क्योंकि लो प्रोडक्टिविटी, अंडर एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीजें हैं जो इकोनॉमिक एफिशिएंसी को हैम्पर करती हैं। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट भी देखा जाए तो वो 37% स्टैंड करती है पीएलएफएस की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। और सिग्निफिकेंटली लोअर है ये चाइना, वियतनाम, जापान उन लोगों से, क्योंकि वहां पर 60-70% का फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है। तो इसको इम्प्रूव करना बहुत ही क्रूसियल है इंडिया के लिए अभी के टाइम। क्या स्ट्रेटजी हो सकता है इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ के पार्ट के लिए? उनका कहना है कि सबसे पहली बात तो आपका जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है उसको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कीजिए, और फोकस कीजिए आप लो स्किल्ड को अप स्किल करना, रीस्किल करने के लिए एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करना चाहिए। उसके साथ साथ जो एशियन टाइगर्स हैं, साउथ कोरिया, ताइवान, जापान, वियतनाम, इनका जो अप्रोच है उसको फॉलो करना चाहिए, जो कि वो अप्रोच 1960 से 1990 के बीच अब लगाए थे। इंडिया शुड फॉलो देयर अप्रोच। तो इनका ये कहना है। उसके बाद ये नेक्स्ट बोल रहा है कि आप टैरिफ को कम कीजिए, क्योंकि आप जिस प्रकार से प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी अपना रहे हैं हाई इम्पोर्ट टैरिफ्स के माध्यम से, तो ये ग्रोथ जो है आपके इनएफिशिएंट इंडस्ट्रीज के ग्रोथ को ही मतलब लीड करेगा और उसको इफिशिएंट नहीं बनाएगा। इसीलिए आपको मतलब इस लो स्किल एरिया जो है आपको उसको स्किल करने की जो एडवांटेज है उसको लूज करा देगा अगर इस प्रकार से प्रोटेक्शनिज्म वाला पॉलिसी रहा तो। मार्केट लेड इकोनॉमी होना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर मतलब जुड़ने का मौका दिया जाए, और मैक्सिमम गवर्नेंस की बात हो, मिनिमम गवर्नमेंट की बात हो, क्लस्टर लेड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की इन्होंने बात किया है। एजुकेशन, हेल्थ केयर, एंटरटेनमेंट सारी चीज़ें एक मतलब अच्छे इकोसिस्टम में प्रोवाइडेड हो। लेवरेज प्राइवेट सेक्टर स्ट्रेंथ को लेवरेज करने की बात कर रही थी। तो यही सब मैन इनका
कहना है कि ये सारी चीज करके इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ के पाथ को ही किया जा सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल था ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन को लेकर इंडियन एक्सप्रेस में। तो इन्होंने बोला कि इंडिया का करंट स्टेटस क्या है ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन को लेकर। तो सबसे पहले इंडिया एम करता है कि हम 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी से 50% ऑफ मतलब इट्स टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट वो रिन्यूएबल से प्राप्त करेगा। रिन्यूएबल एनर्जी का मिनिस्ट्री बोलता है कि 500 गीगावाट का हम मतलब रिन्यूएबल एनर्जी प्लान कर रहे हैं सेट करने का 2030 तक। 2023 में रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री का कहना है कि हमारा टारगेट है 25%, मतलब जो हमारा टारगेट था सोलर कैपेसिटी बिल्डिंग का वो 25% ऑलरेडी एक्सीड कर चुका है। और उसके साथ साथ तो ये कोलेब्रेशन भी हो रहा है रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री का मिनिस्ट्री ऑफ पावर के साथ, रेगुलेटरी एजेंसी जैसे सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के साथ, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के साथ, सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी के साथ। तो ये इंटर एजेंसी कॉपरेशन भी बहुत जरूरी साबित हो रहा है यहाँ पर। इसके साथ साथ ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन को लेकर क्या क्या चैलेंजेस है, तो स्टेट लेवल वेरिएशन से ट्रांसमिशन कनेक्टिविटी की बात होती है। एनर्जी स्टोरेज किस प्रकार से क्रूशियल है, एसेंशियल है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत ये एक्सपेंसिव और टेक्नोलॉजिकली बहुत चैलेंजिंग है। ये सारी चीजें चैलेंज हमारे यहाँ। ग्रीन फाइनेंस की अगर बात करें तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की कमी है। ज्यादातर जो इन्वेस्टर्स हैं वो चाहते हैं प्रॉफिट हमें 6-7 साल में हो जाए, लेकिन यहाँ पर 25 साल का एक हॉराइजन चल रहा है। ट्रेड पॉलिसी में भी डायलेमा चल रही है क्योंकि चाइना का जो सोलर पैनल्स है वो बहुत ही चीपली अवेलेबल हो रहा है, और इंडिया का नेशनल सिक्योरिटी को कहीं ना कहीं ये जाके ओवर डिपेंडेंस बना देगा उन मतलब पैनल्स पे या फिर उन इक्विपमेंट्स में। तो ये एक ट्रेड पॉलिसी डायलेमा पता चल रहा है। क्या होना चाहिए, ग्लोबल कॉपरेशन की जरूरत है। नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए ग्लोबल इंटरेस्ट, ग्लोबल जो भी गुड है उसके लिए हमको कोऑपरेट करने की आवश्यकता है, इनका यही कहना है। इफेक्टिव गवर्नेंस हो। जैसे क्या होता है ना कि क्लाइमेट चेंज कई फॉरेस्ट फायर्स वगैरह को क्रिएट करता है, उत्तराखंड में लैंडस्लाइड क्रिएट करता है, वायनाड में, ये सारी चीजें। तो इन सब के लिए इफेक्टिव गवर्नेंस की रिक्वायरमेंट है, तभी हम लोग ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन को ये कर पाएंगे। तो कुल मिला के आज का इतना ही था।